कार्यकर्ताओं को उद्बोधन देने के उपरांत स्वामी जी महाराज का काफिला निकल पड़ा जंतर मंतर की ओर। जंतर मंतर पर स्वामी जी के आगमन की सूचना मिलते ही हजारों लोग वहां पहुंच चुके थे। जंतर मंतर पर स्वामी जी का आगमन होते ही हजारों लोगों ने एक साथ स्वामी जी का अभिवादन किया। हम होंगे कामयाब, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। बड़ी भारत माता की। भाई देखो, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के हनुमान जी वाली, हो बोले बजरंगबली की। हमें हनुमंत कार्य करना है ना। भारत माता की। देखो, अन्ना हजारे साहब ने दोनों मुट्ठियां बांध ली, इसलिए सब भाई बहनों की जब दोनों मुट्ठियां बांधेंगे, एक साथ हाथ उठेंगे, तब ये काला धन भी आएगा, ये भ्रष्टाचार भी मिटेगा, ये देश भी बचेगा और भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा। ऐसा राष्ट्र हमको बनाना है। तो दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आदरणीय अन्ना हजारे साहब, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के हमारे सभी वो जुझारू कार्यकर्ता और भारत स्वाभिमान के हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी भाई डॉक्टर जयदीप जी, भाई राकेश जी, बहन सुमन जी और आदरणीय वैदिक जी, हमारे भाई तिजारा बाला जी, डॉक्टर सर्वरान जी और भाई गोलिया जी। हमारे बाईं तरफ जो सैकड़ों भाई यहां उपवास पर बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके उनका अभिनंदन कीजिए। राष्ट्र के लिए उत्तप कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं ये 200-250 फीट दूर तक बैठे आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका संकल्प उनके साथ में है। और ये राष्ट्र आज तक जो सुरक्षित है 1,96,08,53,113 वर्षों से, तो हमारे पूर्वजों के तप से सुरक्षित है। और आज जो हम तप कर रहे हैं, इसका परिणाम कल आएगा, शुभ होगा। भद्रम क्षंत्रिशः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। भाई बहनों, बात की जाती है कि ये बाबा और अन्ना जब देखो तभी आंदोलन का झंडा लेकर के खड़े हो जाते। आंदोलन के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। देश का जल, जंगल, जमीन, भू संपदा पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया है। कुछ भ्रष्ट, बेईमान और गद्दार लोगों ने अब इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये आंदोलन तो एक चरण है। लोग आंदोलन के असर के बारे में पूछते हैं, कितना जमर समर्थन है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। अरे आंदोलनों का क्या प्रभाव है, उसका आंशिक असर देखा था उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में, दिल्ली में। इस बार जो असर होगा उससे एक नया इतिहास बनेगा, आप देख लेना। ये तो थोड़ा सा राजनीतिक असर था, जिसमें हमने केवल इतना कहा था, भाई जो देश की लूट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार और गुनहगार हैं, उनको पहले सबक सिखा दीजिए, बाकी तो बाद में देख लेंगे। ये तो एक चरण था उसका। आंदोलन के असर के बारे में, आंदोलन के समर्थन के बारे में मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा। बोलते हैं अन्ना हजारे साहब से और बाबा से, कितने लोग आपके साथ हैं? मैंने कहा इस देश के 99% लोग इसलिए हमारे साथ में हैं, 1% से भी कम कुछ भ्रष्ट, बेईमान और गद्दार लोगों को छोड़ दीजिए। 99% लोगों के पास में तो व्हाइट मनी नहीं है, ब्लैक मनी का रहता होगा।
और भाई जिसके पास में ब्लैक मनी नहीं है वो सब हमारे। अच्छा बताओ, इस देश का किसान क्यों भ्रष्टाचार करेगा भाई? उसने किसी की भैंस खोल लगा, किसी के घर में डाका डाला है किसी किसान ने? तो भाई इस देश का किसान ईमानदार, इस देश के विद्यार्थी भी ईमानदार, इस देश के वनवासी आदिवासी, इस देश के साधारण लोग ईमानदार। फिर पेट में दर्द किनके हो रहा है? तो हमारे साथ तो 99% लोग हैं। हमारे साथ कितना जन समर्थन है तुम इसकी परवाह मत करो, तुम अपना घर देखो। भाई बहनों, ये आंदोलनकारियों को भी जेल में भेजते हैं। पिछली बार अन्ना साहब को भेजा, इस बार बारी हमारी आई। आचार्य बालकृष्ण जी को जेल में भेज करके इन्होंने इतिहास में अमर कर दिया। आंदोलन को पहले से ही बहुत बड़ी ताकत दे दी है। और आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस बात को बार बार कहते, इतिहास साक्षी है, जब जब किसी ने देश के लिए बड़ा कदम उठाया तब सत्ताओं ने उसको रौंदने के लिए, कुचलने के लिए, सताने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए जेलों में डाला। लेकिन याद रखो, हिंदुस्तान की पहली क्रांति भगवान राम से जो शुरू हुई, जंगल से शुरू हुई थी, और दूसरी क्रांति जेल में ही पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण ने शुरू की थी। इसलिए बालकृष्ण को जेल में तो जाना ही था। लेकिन जब जब ये जेल में डालते हैं तब तब आंदोलनों की सफलता का इतिहास अपने हाथों से लिखते हैं। भाई बहनों, अब इन सरकारों को 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन वापस और भ्रष्टाचार, देश को, मेरे साथ सब बोलेंगे, भ्रष्टाचार मिटाना है देश को, भ्रष्टाचार मिटाना है, काला धन लाना है। भाई बहनों, ये कहते हैं आंदोलन क्यों कर रहे हो? जल, जंगल, जमीन, भू संपदा पूरा हिंदुस्तान, भारत माता नीलाम कर दी, और फिर हमसे कहते हो आंदोलन क्यों कर रहे हो? यह देश मात्र किसी राजनीतिक पार्टी का ही नहीं है, यह देश मात्र केंद्र सरकार का ही नहीं, यह देश 121 करोड़ हिंदुस्तानियों का, और हम इसको बचाएंगे, कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते, प्रण करते। ये सोचते हैं किसी के 100, किसी के 50, किसी को 200 एमपी पहुंच जाए तो भाई वो चुन करके हमने भेजे हैं। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है और जनता चाहती है भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, काला धन आना चाहिए, लाना पड़ेगा, काला धन मिटाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार लाना पड़ेगा, मजबूत लोकपाल लाना पड़ेगा, जन लोकपाल। ये जन जन की पुकार है। भाई बहनों, ये कहते हैं आंदोलन क्यों करते हो? अभी आसाम में आपने देखा 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, मां बहन बेटियां चित्कार करती हैं, 50 से ज्यादा लोग उन निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई। ये खाली एक कोकराझार की, आसाम की बात नहीं है। हिंदुस्तान में वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट ये कहती है, और अभी अभी जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति बने उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि गरीबी से देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार को मिटाने चाहते हैं। भाई बहनों, हम जब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल लाने की बात करते हैं तब ये कतराते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी के इस बयान का हम सम्मान करते हैं। वो कहते हैं हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, लेकिन गरीबी 70 रुपए पेट्रोल करने से नहीं खत्म होगी। पेट्रोल की बेसिक प्राइस 30 रुपए है, तो ये सरकार कितने में बेचती है? तो ये सरकार महंगाई बढ़ाती है या घटाती है? हम तो राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी आप महंगाई घटाना चाहते हो तो सबसे पहले पेट्रोल जो सरकारी बेचती है, इसमें तो कोई बिचौलिया भी नहीं है, उसी को बेसिक प्राइस पर बेचना शुरू कर दीजिए, हिंदुस्तान सुखी हो जाएगा। फिर ये कहते हैं डेफिसिट बचाएगा, घाटा पूर्ति कहां से होगी? अरे मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ बेईमानों के एक एक लाख करोड़ रुपए दबा के बैठे हैं, 2-2 लाख करोड़ रुपए दबा करके बैठे हैं। और अब तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन ही जो मंत्रालय था उसमें जो कोयला घोटाले की बात की जा रही है, वो रॉयल्टी का घाटा 2 लाख करोड़ गिनाया जा रहा है।
एक्चुअल कोयला बेचा गया करीब 50 बिलियन टन। कितना? 50 बिलियन टन था। ने तो बेरा भी नहीं था। हमने भट्टे के पहाड़ देखे हैं, सुन लो हरियाणा वालों और ये दिल्ली वालों, तुमने अरावली का पहाड़ देखा, इसमें क्या है? पत्थर है। और जो पहाड़ हमारे उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, उनमें क्या भरा पड़ा है? कोयला, लोहा, सोना, चांदी, बॉक्साइट और हीरे। इतने हीरे हैं। ये सारा जो भू संपदा है ये 20,000 लाख करोड़ रुपए की। कितने की? तो अभी प्रधानमंत्री के अधीनस्थ जो मंत्रालय था उसमें 50 बिलियन टन कोयला ऐसे ही बंदर बाट कर दिया और उसकी कीमत होती है 200 लाख करोड़। कितना? अरे भाई, यो आंकड़ा तो छोटा पड़ जाएगा जब पूरा बेड़ा पट्टेगा। भाई बहनों, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए पहले। ये कहते हैं हम घाटा पूर्ति कहां से करेंगे? अरे मात्र 100 लोगों को पकड़ लो, 100 लोगों से ही 100 लाख करोड़ रुपए वसूल हो जाएगा। रिकवरी करने वाला चाहिए 100 लोगों से ही। इस हिंदुस्तान को एक ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, हिंदुस्तान बदल जाएगा। भाई बहनों, हिंदुस्तान लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट ये कहती है, मैं संदर्भ ले रहा था आदरणीय सम्माननीय महामहिम जी का, कि हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं तब हमारे लेके पीछे लट पड़ जाते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? भाई हमारी पिटाई करने से, हमारे ऊपर डंडे बरसाने से यदि काला धन आ जाता हो, भ्रष्टाचार मिट जाता हो तो एक नहीं तो हम 100 मार लो, लेकिन काला धन तो दो, भ्रष्टाचार तो मिटा। सीबीआई, सीवीसी, कैग और मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष कर दीजिए। अभी रूलिंग पार्टी जिसको चाहती है उसको मुख्य चुनाव आयोग बना देती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार 90% दूर हो जाएगा। जो ये शराब पिलाई जाती है, चुनाव में पैसे बांटे जाते हैं, सब बंद हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त एक का सख्त डंडा हो जाए। कैग को ठीक कर लीजिए, सारा सरकार का लेखा जोखा वो रखता है। अब तो सौभाग्य से विनोद राय आया, ये सारे जितने भी घोटाले लेकिन उस व्यक्ति की बदौलत निकले। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उस व्यक्ति की ईमानदारी के लिए, राष्ट्र निष्ठा के लिए। उसने कितना बड़ा साहस का काम किया। देश के कैबिनेट मंत्री कहते हम विनोद राय को देख लेंगे। अरे तुम विनोद राय को क्या देखोगे, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता उसका सम्मान करती है। ये तो एक बाई चांस ऐसा हो गया, ये चाहते तो नहीं थे, लेकिन कोई अच्छा आदमी आ जाता है, कभी कभी देश के सौभाग्य होते हैं। तो सीवीसी और सीबीआई, इन 4 संस्थाओं को स्वायत्त कर दीजिए और एक मजबूत लोकपाल ले आइए, हिंदुस्तान का अपने आप उद्धार हो जाएगा। बस आप ये 5 काम कर दीजिए, ये 5 काम कर दीजिए, हिंदुस्तान का उद्धार हो जाएगा। और चाहे उसको सिटीजन चार्टर का नाम दिया जाता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट का नाम दिया जाता है, लोगों को काम के बदले दाम न देना पड़े, ये काम कर दीजिए। शिक्षा में सदाचार को बढ़ाइए। 25 साल की पढ़ाई जब अच्छी होगी तो 25 साल की कमाई भी अच्छी होगी। जितने भी घोटाले हो रहे हैं ये अनपढ़ लोगों ने नहीं किए, पढ़े लोगों ने किए। अनपढ़ों को तो गिनती भी नहीं आती जितना भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। इसलिए ये 3 चीजें जरूरी हिंदुस्तान के लिए। और आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने मजबूत लोकपाल, एक मजबूत कानून भ्रष्टाचारियों को दंड देने के लिए और जो उन्होंने लूटा उसकी रिकवरी करने के लिए जो मांग की है, अब किसी भी कीमत पर यह मजबूत लोकपाल बनाना ही पड़ेगा। उससे पहले हिंदुस्तान की जनता शांत नहीं होगी। ये बहुत, एक कानून के पीछे मकसद बहुत बड़ा है। अरे भैया भ्रष्टाचारी नहीं है तो मजबूत लोकपाल बनाने में दिक्कत क्या हो रही है? हमारे लिए एक नहीं 100 लोकपाल बना लो ना। आपने कोई दिक्कत है भाई? फिर इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तो भाई बहनों, भाई जब ये चोर नहीं है, ये भ्रष्टाचारी नहीं, तो उनको मजबूत लोकपाल बनाने में दिक्कत, इनको जन लोकपाल बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जब इन्होंने नहीं लूटा है तो काले धन से कहीं से लाओ, दिक्कत क्या है? तो गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ यह है कि सत्ताओं में सत्य गायब होता जा रहा है। भाई बहनों, आंदोलन का औचित्य का प्रश्न उठाने वालों के लिए मैं कह रहा था, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट ये कहती है हर साल 70 से 80 लाख लोग भारत में भूख और कुपोषण से मरते हैं। हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये बहुत बड़े शर्म और अपमान की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। जिस हिंदुस्तान में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पूरी दुनिया को हमने आहार भी दिया, विचार भी दिया, और आज भारत में भूख से लोग मरे। ये इसलिए कि अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण स्वामित्व, ये सभी चीजों में लागू होती है बात। अन्यायपूर्ण स्वामित्व, जल जंगल जमीन भू संपदाओं की बात हो या देश की तमाम व्यवस्थाओं में भागीदारी की बात हो, कोई भी प्रश्न हो, अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण वितरण और अन्यायपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था, ये तीन बड़े मुद्दे हैं। हर रोज इस देश को लूटा जाता है, और जब कोई लूट को रोकने के लिए आवाज उठाता है तब उसको बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। भाई बहनों, सरकार का काम क्या है? मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। आर्मी का, सेना का क्या काम है? अरे जोर से तो बोलो। देश की रक्षा करना। और अध्यापक का क्या काम है? और डॉक्टर का क्या काम है? अच्छा, कोई हेल्थ मिनिस्टर जाए और डॉक्टर ड्यूटी पर ना पाए तो क्या कर दे उसने? सस्पेंड। और कोई जनरल जाए, कोई बड़ा सेना का अफसर जाए या रक्षा मंत्री जाए और सैनिक वहां पर ड्यूटी पर ना पाए तो क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे। और कोई शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर जाए और वहां अध्यापक ना पाए स्कूल में तो क्या कर देंगे? तो भाई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जब सेना की जिम्मेदारी है, डॉक्टर की, अध्यापक की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, किसान की जिम्मेदारी है अन्न पैदा करना, सब लोगों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है देश को बचाना, काला धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, इस देश को विश्व की महाशक्ति बनाना। वैदिक काल से लेकर के और तमाम जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं। कोई भी बलिदान बिना कीमत चुकाए मिलता नहीं है। हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। इसलिए अब ये आंदोलन सफल होगा, यह अलग बात है कि पहले खूनी क्रांतियां हुआ करती थी, आज वैचारिक, संवैधानिक, अहिंसात्मक क्रांतियां हैं। यह आध्यात्मिक क्रांतियों का दौर है। इसमें भी हमें बलिदान देने पड़ेंगे और कुछ तब भी करना पड़ेगा। बार बार यहां अलग अलग तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। आम लोग क्यों हस्तक्षेप करते हैं? सन्यासी क्यों हस्तक्षेप करते हैं? अन्ना जी क्यों हस्तक्षेप करते हैं? हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों ने हस्तक्षेप करके इस देश को बचाया है। जब जब देश, धर्म, संस्कृति पर, मानवता पर कोई संकट आया है तो सच्चे और अच्छे लोगों को एक बड़े साहस के साथ कुछ करना पड़ता है और अपना हक कोई और हमको नहीं देता। याद रखना इस बात को। अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। इस बात को कान खोल के सुन लो। हमारे हक की लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी या खानदान लड़ने वाले नहीं है। हमारे हक की लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी। और इसका बहुत बड़ा अर्थ है, हमारे हक की लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टियां लड़ने वाली, हमारे हक की लड़ाई कुछ खानदान भी लड़ने वाले। अरे उनके खानदानों को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? उनके बालक विदेश में पढ़ें, बीमार हो जाएं तो इलाज विदेश में कराएं, और यदि कभी यहां से भागना भी पड़े तो पहले इतना जमा कर रखा है, कई पीढ़ियां वहीं खाएंगी। तो भाई इनको हिंदुस्तान से हमदर्दी क्यों होगी? मेरे से बोले बाबा तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा? मैंने कहा मेरा तो पेट में दर्द हो रहा है नहीं, मैं तो पेट दर्द ठीक करूं। लेकिन मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ, अनपढ़ थे मेरे मां बाप, हल चलाए अपने हाथों से, खेती की है, गांव की धूल भरी गलियों में खेला। किसान की पीड़ा क्या होती है, मजदूर की, गरीब की पीड़ा क्या होती है, इस हिंदुस्तान में जो दलित हैं, वाल्मीकि है, उनकी पीड़ा क्या होती है, उसको मैंने देखा नहीं है, उसको मैंने जिया है, अनुभव किया है। और इस हिंदुस्तान के वो दलित, वो वनवासी, आदिवासी, पूरा हिंदुस्तान जो आज तराही तराही कर रहा है, उसको देख करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब क्रांति कहां से होगी? अब क्रांति हिंदुस्तान में गांव से होगी, गरीब लोगों को करनी पड़ेगी।
इस देश के युवाओं को करनी पड़ेगी, इस देश के आम व्यक्ति को अपने हक की लड़ाई, आम आदमी को अपने हक की लड़ाई खुद। तो आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, आपकी मुट्ठियां जब एक साथ उठती है ना तो बेईमान घबरा जाते हैं। बोले भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। आपका जोश, आपका जुनून, आपका उत्साह इसी तरह से रहा तो मैंने कहा ये अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी पूरी जंग आगे चलती रहेगी। मेरे से बोले बाबा जी आप 2 दिन बाद क्यों आए? मैंने कहा हमारा आंदोलन हम जाएंगे, तुम्हें क्यों तकलीफ क्या हो रही है भाई? फिर बोले आप आज ही क्यों आए? मैंने कहा 2 दिन बाद में तो आने की बात हुई थी। फिर बोला आप लोग कब तक साथ रहेंगे? मैंने कहा हमने और अन्ना जी ने व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हम चिंतन करके, मंथन करके, विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश की भलाई के लिए पूरा देश चाहता है कि बाबा और अन्ना को साथ में रहना चाहिए। तो भाई हम तो देश के लिए जीते और हमने अन्ना हजारे साहब ने हाथ से हाथ मिला लिया, दिल से दिल मिला लिया, कदम से कदम मिला लिया, लक्ष्य एक है। फिर भी कहते हैं बाबा और अन्ना कब तक साथ? मैंने कहा हमारे दम में जब तक दम है तब तक हम साथ में रहेंगे। और अभी क्योंकि पूरे देश में जहां आप सब भाई बहन अलग अलग तरह से इस संघर्ष में लगे हैं, अभी ये तैयारी शुरू हो गई है और अगस्त तक पहुंचते पहुंचते जंतर मंतर और रामलीला चारों तरफ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये आंदोलनकारियों की लीला ही लीला दिखाई देगी। बोले बाबा जी कितने लोग आएंगे? मैंने कहा भाई लाखों में आएंगे। बोले गिनती? मैंने कहा गिनती करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, थमी कर लियो। आप सब लोगों की जानकारी के लिए इस बात को बताना चाहता हूं, लाखों लोगों ने अपने रिजर्वेशन करवा लिए हैं 9 अगस्त को दिल्ली आने के लिए। लाखों लोगों ने, हजारों नहीं, कितने लाखों लोगों ने। कहां समाएंगे? पूरी दिल्ली में आएंगे तो कहां रहेंगे? जहां जगह मिलेगी वहां रहेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस देश की प्रजा सुखी रहना चाहती है, आदर्श राज्य वहां का कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा जिस देश का राजा झोपड़ियों में रहता उस देश की प्रजा महलों में रहती है, और जिस देश का राजा महलों में रहता उसकी प्रजा गरीबी, भूखमरी और बेबसी लाचारी में झोपड़ियों में गुजारा करती है। बात समझ में आई कुछ? आचार्य चाणक्य कहां रहा करते थे? झोपड़ी में। वो क्या थे? प्रधानमंत्री। क्या थे वो? तो राजा जब देश का प्रधानमंत्री झोपड़ियों में रहता था तो प्रजा कहां रहती थी? महलों में। और अब प्रजा रहती है जेलों में। देखो, ना हम डरे थे, ना हम झुके थे, ना हम बिके थे, ना हम रुके थे। ये हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के मन में गलतफहमी हो जाती है, बाबा नाम लेने से क्यों नहीं डरता है। हम नाम लेना नहीं, हम काम करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, काला धन लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। और यदि नाम भी लिए जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो अपना अपना बात कहने का तरीका होता है। मान लीजिए, और अपवाद रूप में तो मुझे भी नाम लेने पड़ते हैं। ये इस बात को लेकर के मीडिया में भी बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं कि बाबा जी आपकी और उनकी रणनीति अलग अलग है। अरे रणनीति अलग अलग है लेकिन रण एक जैसा ही है। इसलिए ये बातों को ज्यादा मुद्दा मत बनाया करो। मैं बात कर रहा था वो दिन भी जल्दी आएगा जब हिंदुस्तान का राष्ट्रपति, महात्मा गांधी जी चाहते थे ऐसा कि राष्ट्रपति को साधारण सा उसका निवास होना चाहिए। ये जो है ना, ये तो अंग्रेजों ने बनाया था। ये हिंदुस्तान की
जो संस्कृति और परंपरा उसके अनुकूल नहीं है। तो हिंदुस्तान के जितने भी राज्यपालों के लिए जो राजभवन बने हुए हैं, एमपीज के लिए जितने बंगलों दिए हुए हैं, और ये सब बड़ी बड़ी जो राजशाही ठाठ बाट से रहने की जो परंपरा अंग्रेजों से हमने सीखी है, ये भी व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा होगी और हिंदुस्तान में सब कुछ बदलेगा। ये देखो, हाँ, जो है यूके में, यूएसए में भी तो संसद चलती है। जब वहां का सांसद फ्लैट में रह सकता है तो क्या हिंदुस्तान का नहीं रह सकता? रह सकता है, क्या दिक्कत है? तो भाई बहनों, ये तो जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है बहुत लंबी है, भाषा से लेकर के और संस्कृति सभ्यता से लेकर के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बहुत से मुद्दे हैं। मैं अपनी बात को पूरा करता हुआ, अभी 9 अगस्त की तैयारी भी बहुत लंबी चल रही है और मेरे ऊपर ऐसे तो हमेशा दोहरी जिम्मेदारी रहती है, एक संगठन की, आंदोलन की और दूसरी सेवाओं की। और अब वो दोनों जिम्मेदारियां मुझे ज्यादा निभानी पड़ रही हैं। एक तरफ पूरा संगठन और पूरा आंदोलन और दूसरी तरफ संस्थान, और उन दोनों जिम्मेदारियों के चलते मैं यहां पर यद्यपि ज्यादा वक्त नहीं आ पाया हूं। हमारा पूरा समर्थन है और यह आंदोलन अपने कामयाबी के शिखर तक जरूर पहुंचेगा। ये मेरी नहीं, आप सबकी शुभकामनाएं हैं। तो एक बार हमारे सभी आंदोलनकारियों के लिए जो मंच के ऊपर और नीचे बैठे हैं, फिर से एक बार सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय अन्ना हजारे साहब, और हमें लेकर के आपके सामने कोई भी बातें की जाए तो आपको किसी भी बहकावे में आने की जरूरत, बस इतनी सी बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब। अरे दोनों हाथ उठा करके इंकलाब, हिंदुस्तान